नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे पर। किसानों के लिए जो बिल केंद्र सरकार लाई है उसे लेकर पंजाब हो या आसपास के जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ से आंदोलन हो रहा है और बीजेपी इस आंदोलन का विरोध कर रही है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं और उन्हें सही बातों से अवगत नहीं करा रहे हैं। और उधर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि जो आंदोलन हो रहा है वो सही है और सच्चे किसान ही उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए अब बीजेपी शासित राज्यों में किसानों तक अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दी है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। बड़े बड़े सम्मेलन करके बीजेपी के तमाम नेता और मंत्रीगण जनता को, किसानों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो नया कृषि बिल है वो उनके कितने हित में है। आज इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। हमने आज बुलाया है सपाक्स के नेता हरिओम गुप्ता जी को। नमस्कार। जो किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे। वो हमें दोनों राजनीतिक दलों की जो गोटियां हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन किस तरह से अपनी गोटी फिट कर रहा है और दोनों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल यहाँ सपाक्स के नेता के रूप में आपसे गुप्ता जी कि ये जो कृषि बिल लाई है केंद्र की मोदी सरकार, उसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, राजनीतिक दल एक्चुअल में वास्तव में किसी के भले का बात ना करके सबसे पहले हमारा अपना सिस्टम कैसे हो, हमारी सरकार का स्थायित्व कैसे हो और कैसे हम सत्ता पर पूरी तरह काबिज रहें, इसके हिसाब से आजकल सोच बढ़ गई है। दिल्ली की सरकार द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा जिस तरीके से जिस जल्दबाजी में इन बिलों को पहले अध्यादेश के रूप में लाए, फिर उन्हें लोकसभा से, उस दौरान जब कोरोना के काल में लोकसभा पूरी तरह नहीं चल रही थी, तब उस समय इनको बहुमत से पारित कराकर एक तरीके से अपनी जीत को उन्होंने निरूपित किया। और बार बार उन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए इसमें भलाई का काम किया है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं इन बिलों से लाभान्वित किसान हो सकें, लेकिन कुछ चीज़ों पर किसानों को वास्तव में इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सपाक्स पार्टी ने भी इन बिंदुओं को लेकर जब ये बिल लाए थे तब अपना विरोध व्यक्त किया था कि इसमें आप धीरे धीरे किसान के साथ जो आगे चलकर शोषण होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी उसका कहीं चेक एंड बैलेंस इन अध्यादेशों में नहीं किया गया है। और मोदी सरकार हमेशा ये बात कहती है साहब ये सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो या अन्य कोई भी जो नया काम ला रहे हैं, वो साहब पहले कांग्रेस सरकार के समय सब तय हो गया था और उनको ही हम अपने नाम से अब लेके आ रहे हैं। तो एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी के बारे में जो भी भ्रांति है, उस एमएसपी को आप कहते हैं साहब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर है। अरे भाई, कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटिव है तो आप उसे कानून में लाने में क्या दिक्कत है? किसान का कोई भी जिन्स, हम देखते हैं कि जब रबी फसल आती है या खरीफ फसल आती है और जब जो छोटा किसान अपनी फसल बेचने आता है उस समय मार्केट में उसका वो एमएसपी के, अगर सरकार ना खरीदे उसके अनाज को तो एमएसपी से भी कम दाम पर मिलती है। उदाहरण के तौर पर अभी मक्का की फसल आई, मक्का की फसल 1100 रुपये क्विंटल बिकी क्योंकि खरीदार नहीं था, सरकार ने भी नहीं खरीदा। तो आप एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएं और ये तय करें, ये सरकार का फर्ज है कि भाई जब लागत निश्चित है किसी चीज की तो उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय करती है वो उन राज्यों में मिले। दूसरा, कम से कम जो आयात की प्रक्रिया है, किसानों पर सबसे बड़ा कुठाराघात होता है सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों का अपने व्यक्तियों को लाभ देने के लिए मार्केट में विदेशों से आयात करना। अभी अभी इन्होंने 2 लाख टन मक्का आयात की। इसके पहले जब समय आता है तब अन्य जो भी जिन्स की दालों की कमी होती है आयात कर लेते हैं और आयात ऐसे समय करते हैं जब फसलें आती हैं तो किसान को उसका पूरी जो दाम मिलता है वो नहीं मिलता। तीसरा, सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी दी जाती है वो इनडायरेक्ट वे में दी जाती है। कहते जरूर हम किसान को सीधे लाभ दे रहे हैं। अब खाद के बारे में, खाद में सब्सिडी दे रहे हैं,
तो आप वो खाद की सब्सिडी का जो भी बेनिफिट मिले, आपके पास उस किसान का खाता है, आप उनको 6,000 रुपए भारत सरकार की तरफ से पहुंचा रहे हैं, तो आप खाद का या अन्य उपकरणों का जो भी सीधे उसके खाते में डाल दें, वो उसको सीधे खाते में जाना चाहिए। वो किसी भी ट्रेडिंग के माध्यम से, किसी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। ये 3 अगर सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें किसानों को लाभ होगा। जहां तक आपने ये आंदोलन का जो मुद्दा उठाया है, ये दलगत तो है। पंजाब का जो किसान है या हरियाणा के जो किसान है, पंजाब में वास्तव में वर्तमान में चूंकि केंद्र सरकार के विरोध वाली कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरीके से आंदोलन की एक जो अति आंदोलन का जो रूप है वो पंजाब से ही प्रारंभ हुआ है, और पूरे देश के अन्य राज्यों में अभी वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन उसका काउंटर पार्ट करने के लिए बीजेपी शासित राज्य अगर सरकारी धन से इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये सरकारी धन का व्यय है। मेरा तो ये सुझाव है, सपाक्ष पार्टी का सुझाव है कि ऐसे सम्मेलनों पे व्यय की जाने वाली राशि को आप हॉस्पिटल में कोविड के काम में लगा दे तो ज्यादा उपयुक्त ठीक बात है। मैं और इस तरह के नाटक नौटंकी ना करें। ठीक है अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि किसानों के बिल हैं और अगर उनकी कुछ मांग है तो उसमें उनका कहना ये कि हमें बैठकर सुन लिया जाए। 2-3 बार की मीटिंग भी हो गई केंद्र सरकार के साथ, परंतु किसान भी अड़े हुए हैं, उधर सरकार भी अड़ी हुई है, हल ही नहीं निकल रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात देखने को आई कि वो कहते हैं कि बिल बहुत अच्छा है। जब वो किसान उनसे चर्चा करते हैं तो कहते हैं मैं करेक्शन कर देता हूँ, मैं इसमें परिवर्तन कर देता हूँ। तब आप एक तरह से पूरे जो इस समय केंद्र सरकार है वो ठप्पे से ये बात बोल रही है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और किसान के हित में। जब किसान के हित में है तो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री टीवी पे और सब किसानों से चर्चा के समय क्यों कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हम कर देंगे। यदि परिवर्तन कर देंगे इसका मतलब पहले से खामियां हैं, है ना, खामियां पहले से समझना चाहिए था। तो आपने जिस तरह से गांव में क्या होता है कि जब लड़की भगने के चक्कर में रहती है तो उसकी कहीं ना कहीं फटाफट जल्दी जल्दी शादी करा देते हैं कि अपनी बदनामी ना हो। ऐसे ही इन्होंने जो बिल लाया वो उस तरीके से लेके आए। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो भी व्यक्ति अब किसान का, अब वो कहते हैं कि नहीं साहब वो किसान नहीं है, अभी तो कुछ दिनों बाद यही कह देंगे वो किसान ही नहीं है साहब, वो सब फर्जी लोग हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि साहब वो कामरेड चला रहे हैं, फिर कह दिया वो करा दे, फिर उसमें कहा एक धड़ अलग हो गया, है ना, फिर उन्होंने कहा वो धड़ हमारे साथ था ही नहीं। तो इस तरह का देखिए मेरा ये कहना है कि संवाद किसान और सरकार के बीच में होना चाहिए। एक अच्छी बात है किसानों के प्रति, और इस तरह से उनको डिमोरलाइज करना अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल, पर यहाँ एक बात और भी उठ रही है कि ये जो बिल आया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी इंगित की गई हैं कि जैसे सरकार जो खरीदी करती है वो न करके व्यापारी वो खरीदी करें। निस्संदेह इसमें किसानों को शक है, पर अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो लगभग 8,000 से 16,000 मीट्रिक टन गेहूँ या जो भी जिन्स रहती हैं वो ऐसे होते हैं जो खरीद तो लिए जाते हैं 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से, परंतु उनको बाकायदा एक लिकर लॉबी जिसको कहें, शराब लॉबी जो है वो सड़ाती है गेहूं को, या चावल होगा या धान होगी उसको सड़ा के, और वो बियर फैक्ट्री को और शराब फैक्ट्रियों को 2 रुपये क्विंटल में बेचा जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ये भी सोच रही है कि ये जो भारी भरकम राशि है जो सिर्फ गेहूं के सड़ाने पर खर्च हो रही है उसको ना करते हुए किसानों के खाते में डाल दिया जाए उसको, और जो उनकी उपज हो वो मार्केट रेगुलेट करे? ये बात सही है, मगर इसमें ये है जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि जो बेसिक है तो थंब रूल के अनुसार जैसे किसी भी खेती में, चाहे वो गेहूं की हो चाहे मक्का की हो, जो पैसा लगता है वो सार्वजनिक है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक छोटा किसान कहते कि 5 एकड़ में मेरा इतना, एकड़ के हिसाब से उसमें खर्चा होता है, जैसे एकड़ के हिसाब से होता है। और यदि कोई विडंबना नहीं हुई और उसकी जो फसल है बहुत अच्छी हुई तो उसको दाम उसके कैलकुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए कि जो उसका लागत है, और उसके जिसको एमएसपी जो बोल रहे हैं, और कंपलसरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फंस जाएंगे, ठीक है ना, या उसको भी इस तरीके से जब आप लाए थे तो आप उसमें कानून में ला सकते थे कि एमएसपी के अनुसार यदि कोई कम नहीं, पर अब यहाँ सरकार ये कह रही है कि एमएसपी की तो बात है ही नहीं, वो तो सरकार तय करती है और करती रहेगी। ये बिल में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। नहीं, वो इसलिए ढुलमुल नीति से किसान उसमें जाएगा, और जो उनका ये कहना है कि जो अपन
ट्रेडिंग वर्किंग करेंगे या जो खेती जो है उस पे करेंगे, क्या नाम है, ठेकेदारी पे, तो ठेकेदारी पे जब आप वो करेंगे, कभी कभी ऐसा कानून आपने देखा ही होगा अभी कि 30 साल से यदि आप कर रहे हैं तो आपकी खेती हो जाएगी, ऐसे कई कानून आए भी हैं, ठीक है ना। और इसमें ये है कि जो छोटे किसान हैं जिनकी 5 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो व्यक्ति जब मार्केट, वो बड़ा आदमी जब उगाएगा और जो छोटे आदमी का उसका कंपटीशन उस बड़े आदमी से होगा, तो उसके लिए राहत देने की कोई बात इस बिल में नहीं है। और दूसरा ये है कि जो आपको MRP, जिसको थंब रूल तो बनाना ही पड़ेगा जब किसान वो होगा। अब जैसे कोई भी सरकार जब आती है तो वो ये कहती है कि हम इनका ऋण माफ कर देंगे। ऋण माफ करना या ये करना किसान के हित में नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है। यदि परमानेंट फेस करना है तो आपको उसके जो लागत है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है, जो एक्चुअल, जैसे मान लो आज हम अपने खेत में बोएंगे और हमको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए मार्केट के अनुसार, यदि वो मिलता है तो किसान आराम में आ जाएगा। और किसान में ज्यादा, अब इस समय काल में आप ये देखिए अपने देश में एक अच्छी बात है कि ज्यादा फसल का रकबा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ये एक अच्छी बात है। मतलब इतने सब होने के बावजूद भी रकबा बढ़ा है, चाहे वो ज्वार का हो, चाहे बाजरा का हो, और चाहे गेहूं का हो, चाहे चावल का हो, रकबा हमेशा बढ़ता जा रहा है। और बढ़ना सुखद संदेश देता है देश के हित में। मगर उस जो आदमी उगा रहा है उसको उतना उसका पैसा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार ये बार बार कह रही है कि MSP जो है वो हम पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और कांग्रेस को तो इस पर विरोध करने का हक ही नहीं, क्योंकि 70 साल में उन्होंने कभी ऐसी जिसको कहें व्यवस्था बनाई नहीं कि किसानों को खेती लाभ का धंधा लगे। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इस समय दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि देश में किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन यदि मूवमेंट हो रहा है तो कांग्रेस उसको सपोर्ट देके, वैचारिक रूप से कांग्रेस आज के दिन में कहीं कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये तो जो MSP की भी बात है, MSP कोई भी सरकार जो दे रही है वो सिर्फ उतनी फसल के लिए देती है जितनी उन्हें फेयर प्राइस शॉप पर जो डिलीवरी करनी है, जितना उन्हें FCI में सुरक्षित रखना है, जितना वितरण राज्यों को वितरण के लिए देना है, उतने ही जिन्स के लिए MSP की सीमाएं निश्चित हैं। और इसके चूंकि हमारा खेती का रकबा बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, तो MSP की गारंटी कौन लेगा भाई? उससे यदि कम पे फसल बिकती है, हम देखते हैं कि जब छोटा किसान कोई फसल लेके आता है, उस समय उसे तत्काल अगर पैसे नहीं मिलते, मंडी में नहीं बिकता है, तो वो बाजार में औने पौने भाव में जो भी व्यापारी है वो ले लेता है। और जहां तक APMC एक्ट में जो उन्होंने संशोधन करने की बात की है कि मंडियां के पैरेलल प्राइवेट मंडी भी रहेंगी, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। धीरे धीरे जिस तरीके से गैस और पेट्रोल पर हमारे पर डिकंट्रोल होता जा रहा है, वैसा ही इन फसलों पर भी आगे की जो प्लानिंग है भारत सरकार की, इस पर से सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, मार्केट के हिसाब से सारी चीजें तय होंगी। लेकिन इसमें कम से कम 8 से 10 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन वर्तमान में जो असुरक्षा का माहौल है, वर्तमान में जो कमियां हैं, अब जितनी दौर की बात चली और उन्होंने कहा 10-12 चीजें उन्होंने मान ली, 15-16 बार वो प्रचार भी कर रहे हैं, घोषित भी कर रहे हैं। अरे भाई, जब मान ली तो आप उनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? अगर आप में अगर ऐसा राजनीतिक जीवट है, आपने जितने गुटों से बात करी, आप उनको इंप्लीमेंट कर देते। सर्दी के मौसम में 1 लाख आदमी दिल्ली को चारों ओर से घेरे हुए, और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं कि साहब आप साम्यवादी आ गए, अभी खालिस्तानी आ गए, अभी कांग्रेसी आ गए। अरे भाई, किसान है, गांव वो इसी देश का व्यक्ति है। आप बंगाल के चुनाव में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अगर वो ममता कह रही है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो आप वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान है? और यहाँ दिल्ली के आसपास किसान बैठा है, उसमें आप खालिस्तानी बता रहे हो, उन्हें आप साम्यवादी बता रहे हो। पर इस बात में कितनी सच्चाई है कि पंजाब में और महाराष्ट्र की जो लिकर लॉबी है वो इन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, फंडिंग कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। नहीं, देखिए, ये सरकार नहीं जानती क्या भाई? ये तो केंद्र सरकार खुद खरीदती है,
फंड देती है, एमएसपी के लिए जितना भी सरकार का वो सरकार की मात्रा के हिसाब से जो सामान जिन्स खरीदी जाती हैं, राज्यों में हर राज्य में घोटाले होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आपने अभी उदाहरण दिया 8,000 कुंटल गेहूं, ये तो आज से नहीं, कितने वर्ष, जब से एमएसपी, जब से सरकारी खरीद चल रही तब से ये स्कैंडल चल रहा है। मैंने आपके चैनल पर पिछली आपने वार्ता में चर्चा की थी, तब चावल का स्कैंडल बताया था, बालाघाट में कितने घटिया किस्म का चावल खरीदा गया, विदिशा आया पर वापस हो गया, फिर उस रैक का पता ही नहीं चला। अभी आपके 4 महीने पहले जब ये सरकार का चुनाव चल रहा था, तब कितना बड़ा चावल। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक सरकार की भी जो व्यवस्था है, जिसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं, चाहे वो IAS हो या नागरिक आपूर्ति निगम हो, ये लोग और अराजकता फैला रहे हैं कि भाई 2,000 रुपये कुंटल में आप खरीद रहे हो और फिर उसको सड़ा के बेचते हो 2 रुपए कुंटल में। तो ये जो पैसा जा रहा है वो भी तो जनता का ही जा रहा है। बिल्कुल, पैसा सरकार जनता का ही पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है भाई, कोई सरकार अपनी तरफ से। तो अगर इसको रोकने के लिए अगर मोदी सरकार ये प्लान बना रही है, जैसा कि समझ में आता है कि तमाम राज्यों में ऐसे ही गेहूं को सड़ाया जाता है, ये मोदी सरकार को ये चाहिए कि उन राज्यों के आंकड़े प्रस्तुत करें कि भाई इन राज्यों ने एमएसपी पे सरकारी साधनों से इतने लाख कुंटल का गेहूं खरीदा, वास्तव में फेयर प्राइस शॉप पे इतना गया और इतना भंडारण। और आपको गुप्ता जी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये विषय गया था कि भंडारण जो केंद्र हैं वहां इतना अनाज पड़ा हुआ था। एक बार आपको याद होगा, याचिका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, याचिका लगी थी कि इसको गरीबों में बांट दो। सरकार ने ये कहा था कि फ्री में बांट दिया तो लोग काम नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फ्री में बांट नहीं सकते, उनको सड़ाने के लिए 2,000 रुपये कुंटल में खरीदना क्या बुद्धिमानी है, या फिर उस पैसे को किसान के वेलफेयर में किसान को सीधे दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और हो सकता है इसके लिए मोदी सरकार आने वाले चुनाव के लिए प्लानिंग कर रही है। तो ये इन तथ्यों को बताना चाहिए ना, जैसा सुप्रीम कोर्ट में याचिका PIL लगी थी तब ये सारे तथ्य आए थे, और ये तो सरकार के लिए खुशनसीबी का मौका आया कि कोरोना काल आया और उन्होंने 8 महीने फ्री राशन बांट दिया, इसलिए उन गोदामों का कुछ वजन कम हुआ और हमारी नई फसल उसमें रखी जा सकी। नहीं, स्थिति ये थी इस बार, जो प्रशासनिक हम लोगों को जानकारी है कि सरकार के पास खरीदने के लिए धन तो है, लेकिन अनाज को रखने के लिए गोदाम नहीं है। पर चूंकि कोरोना में इन्होंने सबको अधिकतर बहुत सारा अनाज फ्री बांटा है, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जिस समय आ रही थी कि गरीबों को निःशुल्क बांट दें, वो निःशुल्क ही बटा। तो और दूसरा ये जो तथ्य है कि उसके बारे में जो मैनिपुलेशन होता है हर राज्य में, इस पर एक व्हाइट पेपर केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। उससे पंजाब में कितना हो रहा है, हरियाणा में कितना हो रहा है और अन्य राज्यों में कितना हो रहा है, तो सारी स्थिति पता लग सके। बिल्कुल। और अगर बात हम करें मध्य प्रदेश की, पंजाब की, क्योंकि नॉर्थ स्टेट में कुछ ज़्यादा ही ये है कि सरकारी खरीद होती है और फिर उसको सड़ाते हैं, उसमें अधिकारियों का एक नेक्सस है, लिकर लॉबी पूरी सब लोग मिले होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैदा मिल वाले भी साहब 2-2, 4-4 रुपए किलो लेके जाते हैं। मैदा मिल वालों को भी इस तरह का जाता है, जहाँ जैसा माल मिल जाता है वैसा वो उस लॉबी सक्रिय रहती है। वो नहीं, जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी की ही एक कंपनी ने लगभग 8,000 मीट्रिक टन जो है गेहूं सड़ा हुआ खरीदा जी। और इस बात को सरकार के अफसर भी नहीं बता रहे हैं और आप जैसे लोग भी नहीं उजागर कर रहे हैं। तो ये जो अंदर अंदर खेल चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी इसको ख़त्म करना चाह रहे हों, इसलिए ये सब बिल आए हों? नहीं, तो अभी भी जैसा आप मीडिया के माध्यम से आप ये बात कर रहे हैं, ये केंद्र का कोई भी मंत्रालय है, उसको इस बारे में कहीं ना कहीं क्लू देना चाहिए। अब यहाँ अगर हम RTI में कोई जानकारी मांगते हैं तो भंडारण निगम कहता है हम तो सिर्फ साहब भंडारण करते हैं। अच्छा, जो खरीद एजेंसी है वो अलग है, भंडारण वाली एजेंसी अलग है, बिक्री वाली एजेंसी अलग है। पर आपको चूंकि अब पता होगा कि ये चीज संज्ञान में आ गई, क्या सपाक्स ये आंकड़े निकालेगी, इस पे लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे और ये इस तरह का जो नेक्सस है उस पर भारत सरकार को वस्तु स्थिति सामने रखना चाहिए। हम राष्ट्रपति जी को भी संबोधित करेंगे। अभी हमने जिस दिन भारत बंद का आंदोलन था उस दिन हमने सपाक्स पार्टी ने ज्ञापन दिया है किसानों की मूलभूत मांगों में, बिलों में जो संशोधन करना है उसके लिए, और हम तो
बिल आया उस दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ अच्छी चीजें हैं उन्हें हम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ चीजें हैं जिनमें हमारा जो छोटा किसान परेशान है, और राजनीति भाई अपनी अलग है। राजनीति, अगर राजनीतिक दलों को राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, ठीक बात है। अविनाश जी, मैं आपसे आपसे पूछना चाहूँगा क्या वाकई संजीदा हैं कांग्रेस या अन्य दल या बीजेपी किसानों की समस्याओं को लेकर, या फिर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? हाँ, इसमें जो किसान की सहयोग करने की और किसान के प्रति जो वफादारी है वो ज़्यादा नहीं दिखती है। हर आदमी जो भी, चाहे केंद्र में इलेक्शन हो चाहे स्टेट में हो, किसान को मुद्दा बनाता है और मुद्दा बनाने के समय अपनी रोटी सेक के आगे हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो हमें समझ में आ रहा है कि कानून अच्छा है, सब है, मगर इसमें एक जो माइनस पॉइंट है कि मान लो किसी आदमी ने पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी आपने देखा मॉडॉक साहब ने 7,500 की जब चांदी थी पूरे वर्ल्ड की खरीद ली थी, है ना, और वो हो गई थी 64 और अब 82 होने वाली है। तो कहीं ऐसा मान लो मतलब अपने देश में ऐसा हो गया, कोई बड़ा पैसे वाले ने पूरी कोई चीज खरीद ली, आपको याद होगा कि 210 कालाबाजारी की आशंका है आपको। हाँ, दूसरी पर ये बिल में तो ऐसा है, भंडारण के जो नियम है वो उसमें स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। नहीं, वो तो फ्री कर दिया है। एपीएमसी में सारे भंडारण की सीमा घटा दी है, घटा दी है, पर ऐसा नहीं किया गया है कि पूरा एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए। एक व्यक्ति तो कंपनी बना लेंगे अलग अलग। वो तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको दाल का किस्सा बताते हैं। अरहर की दाल एक समय 75 रुपए थी, 210 बिकने लगी, और जो आपने कहा जब मार्केट में आई। अच्छा अविनाश जी, ये तो ठीक है कि काला बाजारी के लिए ये गिमिक्स कर सकते हैं वो लोग, पर आपको नहीं लगता कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सब भारत की हैं, कोई भी बाहर की कंपनी नहीं है? तो क्या ये विदेशी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको पर कुठाराघात हो रहा है? कहीं वो तो नहीं प्रायोजित करा रही हैं ये सब कार्यक्रम? नहीं, इसमें जो है जो आप कह रहे हो, अपने देश में क्या हो रहा है कि हमारी कंपनी है, हम इंडियन हैं, हमारे इंडियन को जो फंडिंग है दूसरे आदमी ने दे दी, तो हम तो नहीं, वो तो खैर नहीं है। अब आपको भी पता होगा कि सारी जो विषय वस्तु वो थोड़ी सी बदल गई हैं, और मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसमें एक नियम है, उसी से ही कंपनी ले सकती है उतना पैसा, बाहर का तो नहीं ले पाएगी। पर हाँ, रेगुलेट तो इंडियन आदमी कर रहा है। और दूसरा, अगर वो ये व्यवस्था बना रहा है कि अगर वो पतंजलि है, जैसे इसमें जो बिडर्स हैं वो, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि जो इसमें ठेका लेंगे वो कौन है, रिलायंस के लोग भी हैं, अडानी अंबानी जो भी हैं, और साथ साथ में बाबा रामदेव की भी, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो क्या ये कहीं ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि विदेशी कंपनियां, चाहे आईटीसी हो, ये कहीं एक साजिश कर रहे हों कि देश की कंपनियां इस तरीके से सफल ना हो पाएं, या आंदोलन करके पूरा नहीं देखिए, आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है उसमें कई प्रकार के आभास होते हैं, मगर ये केंद्र सरकार का सोचना था, उनकी आईबी है, उनकी इतनी चीजें हैं कि वो पता करें। मगर जो आपका कहना है जो ऑरा है वो हो सकता है विदेशी हो, क्योंकि उसमें क्या होगा, विदेशी लोग तो अपने दिमाग लगाए और करोड़ों रुपए अपने इंडिया से ले गए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। मगर मेरा ये कहना है कि जो भी बात है वो किसान और सरकार के बीच का मामला है। बिल्कुल। और इसमें तो आपको नहीं लगता कि कहीं मोदी जी कोई ऐसा गेम खेल रहे हों कि अभी बताएं नहीं, वो जब चुनाव आने वाले हों, अभी चूंकि 3 साल हैं, 1 साल पहले वो घोषित कर दें कि साहब ये जो इतना पैसा जो खरीदी से बचता था, जो गेहूं सड़ने से खराब हो जाता था पैसा, वो पैसा किसानों के खाते में कहीं चला जाए। कोई एक नई योजना ले आए कि भाई किसान को जो है हर महीने 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो किसान तो गदगदा जाएगा, और पता चला कि इन समय पे कांग्रेस वहीं धरी रह गई या अन्य विपक्षी दल। पार्टी का मुद्दा नहीं है साहब, यदि इस तरह से वो करेंगे, आपको भी मालूम है कि एक घर में आप देखना, आपके आगे पीछे जो झुग्गियां हैं उसमें 50 रुपए में आदमी दे रहा है, पूरा खाना है ना, 50 रुपए मिलता है, और उनके घर में 4 गाड़ियां हैं, ठीक है ना, मोटरसाइकिल। यदि वो 3,000 रुपए, और नीला कार्ड जब बनता है जब शायद 350 रुपए। नहीं, ये सिर्फ अभी किसानों की बात हो रही है कि किसानों से अगर गेहूं खरीदने की बजाय वो उनको पैसा डाल दें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पिट जाएं उस पर, जैसा अभी उन्होंने किया ही है कि 6,000 रुपये तो वो दे ही रहे हैं सालाना। नहीं, अब उसको बढ़ा के वो अगर 18,000 कर देंगे
तो कहाँ फिर कांग्रेस को जगह मिलने वाली है अन्य विपक्षी किसी भी दलों? पार्टी का यदि किसी भी व्यक्ति को ये सबसे पहले जो आप बता रहे हो किसान को तो नहीं दिया था, मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन में किया था और उससे ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई थी क्योंकि लोग काम पे जाते ही नहीं थे। जब घर में पैसे मिलेगा कौन करेगा? तो जो अपना उत्पादन है, यदि मान लो भविष्य में ऐसा वो करते भी हैं तो उत्पादन पे असर पड़ेगा और आदमी क्यों जाएगा जब घर बैठे खाने को मिल रहा है तो क्यों खेत पे गर्मी और सर्दी में? नहीं, दो फायदे हो रहे हैं ना उसको, कंपनियों के थ्रू वो अपना खेत ठेके पे दे के बैठा हुआ है और आप भी समझ रहे हैं कि अगर छोटे छोटे रकबे हैं, किसी का 5 डेसीमिल, किसी का 60 डेसीमिल, तो ये जो छोटे रकबे हैं अगर बड़े स्तर पर अगर खेती होती है तो संसाधन कम लगते हैं, उत्पादन ज़्यादा होता है और किसान को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, दोनों ही हर चीजें राज्य में संभव नहीं है सर, ये व्यावहारिकता नहीं रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर तो इतना विवाद है ही नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, पर जैसी स्थितियां दिख रही हैं, आपने यूरोप का पैटर्न भी देखा है, अमेरिका का भी हमारे देखा है। देश की जो भौगोलिक और जो हमारी सामाजिक जो आपका कहना है वो सही है, मगर इसमें जो एक कंडीशन हर स्टेट डालता है, आपने देखा हो फैक्ट्री लगेगी तो कहना था कि 75% हमारा मजदूर होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें ये हो सकता है बीच का रास्ता कि आपने हमसे ठेका ले लिया हमारी जमीन का, मगर हमारे घर में जैसे 12 आदमी है तो काम आप उनसे कराएंगे। हाँ वो तो हो गई। भाई देखिए, अभी भी जो इस बिल में है वो ये है सीधे तौर पर कि जमीन हमेशा किसानों की रहेगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी वाला वो उनको खाद बीज सब सप्लाई करेगा, उसका किसान का 1 रुपया भी नहीं लेगा कंपनी वाला। जो अभी होशंगाबाद में या विदिशा में आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है वहाँ इसी तरीके से कंपनियां करा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हुई सर, वो एक्चुअल में क्या फसल लगी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी धान इतनी कीमत में खरीदेंगे। नहीं, अभी उसमें मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट कर दूं कि अभी जो ताज़ा तरीन खरीफ की फसल हुई है इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि जो कीटनाशक कंपनियां हैं उन्होंने बड़े स्तर पर होशंगाबाद जैसे ज़िले को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ गेहूं का उत्पादन, वहाँ सोयाबीन का उत्पादन बहुत होता है। उन्होंने कई किसानों से ठेका मतलब ज़मीन ली और सारी चीज़ें सप्लाई की हैं। ये वहाँ हुआ है, मतलब सभी के साथ नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ एरिया थे जहाँ उन्होंने पिपरिया और सुहागपुर के आसपास कुछ ज़मीनें चिन्हित की थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस वाकई संजीदा है और है तो उसको इस बिल में जो चीज़ें हैं वो बिना पढ़े ही बोल रहे हैं, या जिसको कहें किसी ने एक ने कह दिया कौआ कान ले गया तो ले गया, ऐसा कुछ चल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। इसमें आपका जो कहना है वो सही है कि जो विधेयक को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए और वो उसके सामने किसान होना चाहिए, क्योंकि हम आप तो बीच के आदमी है, हमारा तो किसान से मतलब हम लोग किसान नहीं है। मगर जो आपका कहना है वो जैसे आपने बताया कि मान लो पिपरिया या वहां पे हुई है फार्मिंग, तो उन किसानों को सामने लाया जाना चाहिए था। हाँ। कि भाई आप बताइए कि हमने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप है ना, हमने जमीन दी और हमें साहब मैंने ना लागत लगी और हमको जी प्रॉफिट मिल गया। बिल्कुल जो हमको 4 महीने बाद 6 महीने बाद मिलता, उस जो हम लोगों से उधार लेके पैसा लगाते खाद बीज में, वो मेरा 1 रुपया नहीं लगा और मेरे को 6 महीने बाद इतने पैसे मिल गए, तो उसकी बात आम आदमी के, आम किसान के समझ में आती, तो वो करना चाहिए उसमें। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, क्या वाकई जैसा कि अविनाश जी अभी कह रहे थे कि जल्दबाजी में सारा काम कर दिया, जनता को बताया ही नहीं है या किसानों को ये बताया ही नहीं कि इसमें क्या अच्छाई है और कैसे इसमें कुछ बुराई है, तो क्या बुराई है उसको किसान आगे बता दें। सिर्फ एक ही चीज़ को रट लेके लगाए हुए निरस्त करो तो ये आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो निरस्त तो कोई भी सरकार होगी, कोई चीज लाती है तो वो से कभी, क्योंकि वो तो सरकार के अस्तित्व का सवाल है ना। सरकार बहुमत से चुनी गई है और बहुमत के आधार पर लोकसभा काम कर रही है, तो लोकसभा ने यदि कोई बहुमत से बिल पारित किया है तो वो तो निरस्त नहीं होगा, ये 100% सही है। लेकिन अब उनमें राजनीतिक दलों को या जो किसान के रूप में जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, वो जब तक उनकी अल्टीमेटली समझौता इसी बात पे होगा कि जितनी भी 10, 15, 20 कमियां हैं उन कमियों को भारत सरकार करे। अब वो रुला के करे, वो चाहती तो पहली सीटिंग में जो मुद्दे आए थे उनको इम्प्लीमेंट कर देती, आधे लोग वापस चले जाते। लेकिन
सरकार खुद इसको राजनीति करना चाहती है। वोट की राजनीति का प्रश्न है। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है और पंजाब में बीजेपी का किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई है। जब अकाली दल ने देखा, पर चूंकि आप तो राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कहीं ऐसी गुगली तो नहीं फेंकी है जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आउट हो जाएं। देश का भला सबसे पहली बात है, राजनीति करना बात की बात। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का भी इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर किसानों की, तो निसंदेह बिल में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खामियां भी हो सकती हैं, परंतु जनता के सामने इस बिल को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया। सो जनता हो या यूँ कहें किसान हो, उसमें भी लेके तमाम तरीके की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और ये तभी दूर हो सकती हैं जब जो मॉडल है उसको सामने रखा जाए, किसानों को बताया जाए कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।